वेलकम बैक। जब हम न्यूज देखते हैं तो हर जगह एक ही शोर होता है, जीडीपी ग्रोथ। इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ बेहतर हो रही है? आज हम हेडलाइंस के पीछे जाएंगे। हम समझेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की असली कहानी। Why a rising GDP isn't the whole story? कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सोसाइटी थ्राइव करेगी। माना जाता है कि जीडीपी ग्रोथ डायरेक्टली हाउस होल्ड वेलबींग में कन्वर्ट होती है, लेकिन डेटा अक्सर कुछ और ही स्टोरी बताता है। सोचिए, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है पर जॉब्स वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मार्केट्स बूम कर रही हैं पर आम इंसान की हैप्पीनेस स्टेगनेट कर गई है। आज हम इसी पैराडॉक्स को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम पहला लेंस लगाएंगे, द थ्योरेटिकल पैराडॉक्स। हम उन सिचुएशंस को समझेंगे जहां ग्रोथ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। ये कंसेप्ट क्रिटिकल एनालिसिस का बेडरॉक है। पहला कंसेप्ट है इमिसराइजिंग ग्रोथ पैराडॉक्स। ये कंसेप्ट किसने दिया था? जगदीश भागवती ने। ओके, इस ग्राफ को देखिए। इमेजिन कीजिए, एक देश रॉ मटेरियल जैसे कि कॉफी एक्सपोर्ट करता है। पहले 10 बैग $100 में बिकते थे। अब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, ग्रोथ हुई और 20 बैग्स एक्सपोर्ट किए। ओके, लेकिन सप्लाई बढ़ने से ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस क्रैश हो गए, ठीक है। अब 20 बैग सिर्फ $80 में बिक रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ी, मेहनत बढ़ी, पर देश क्या हुए? गरीब हो गए। ये क्या शो करता है कि अ नेशंस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ can flood the global market, causing the price of its export to fall so dramatically that it must export more just to maintain its income. This can lead to a net loss in national welfare even as production grows. Okay, so you can use this to critique policies focused on export-led growth in primary sectors without corresponding value addition. The next is Easterlin paradox. Easterlin paradox. ये ग्राफ देखिए, द ग्रेट डी कपलिंग। एक पॉइंट तक जब देश अमीर होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ग्रेट डी कपलिंग के बाद जीडीपी पर कैपिटा, जो ऊपर की लाइन है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन एवरेज हैप्पीनेस, डॉटेड लाइन देखिए, वो क्या है? फ्लैट हो गई है। इसका मतलब है एक लिमिट के बाद पैसा हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। आप इसे ऐसे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ओके, तीसरा थ्योरेटिकल मुद्दा है द ब्रोकन लैडर। द ब्रोकन लैडर, ओके, ये किसी ने दिया था? डैनी डैनी रोड्रिक। डैनी रोड्रिक। जो डैनी रोड्रिक का कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हिस्टोरिकली कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विसेज में मूव करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अनस्किल्ड लोगों को जॉब देती है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ? हमने प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या किया? प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा। हम सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज में कूद गए। इससे क्या हुआ? लैडर टूट गया, ठीक है, क्योंकि लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए मास जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुए। तो राइट साइड में देखिए, ग्रेट ग्रेट गेट्स बाय कर्व। सिंपल रूल, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी उतनी कम सोशल मोबिलिटी होगी। तो जो ग्रेट गेट्स बाय कर्व है वो क्या कहता है कि जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी उतनी कम सोशल मोबिलिटी। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो अमीर बनने का चांसेस ग्रोथ के बावजूद भी कम होंगे। अ ग्राफ शोइंग स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, कंट्रीज विद हायर इनकम इनइक्वालिटीज गिनी कोएफिशिएंट हैव लोअर इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ठीक है। तो अगर जीडीपी फ्लोड रूलर है, मतलब कहते हैं ना कि जीडीपी के अंदर फ्लो है, तो सही मेजर क्या है? तो हमारा दूसरा लेंस है मेजरमेंट रेवोल्यूशन। ओके, सेकंड लेंस इज मेजरमेंट रेवोल्यूशन। हमें वो मैट्रिक्स चाहिए जो इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट को अकाउंट में ले, ठीक है, कि जो इनइक्वालिटी और साथ में किसको ले? एनवायरनमेंट को, ठीक है। So we will discuss it. The Great Divide. Inequality wipes out over 25% of India's development gain. ये डेटा जो है वो आंखें खोलने वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक एवरेज नंबर है, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें इनइक्वालिटी एडजस्ट करते हैं तो इंडिया का स्कोर क्या होता है? 26.5% गिर जाता है। यानी कि जो एचडीआई होता है, अगर हम उसके अंदर से क्या होता है? इक्वालिटी को, ठीक है, इक्वालिटी
को माइनस कर देते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी है, अगर हम उसको माइनस करते हैं तो एचडीआई का डाटा क्या होता है, गिर जाता है। तो दैट इज IHDI, ठीक है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड होता है ये, ठीक है। इंडिया का स्कोर क्या होता है, 26.5% गिर जाता है। सोचिए हमारी डेवलपमेंट का एक चौथा हिस्सा, ठीक है, सिर्फ अमीरी और गरीबी का फर्क की वजह से गायब हो जाता है। ये दिखाता है कि एवरेज डेवलपमेंट सबको नहीं मिल रही। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ ग्रीनर लेंस फैक्टरिंग द प्लेनेट इनटू प्रोग्रेस। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यूएनडीपी ने एक नया मैट्रिक्स निकाला है, PHDI दैट इज प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। इसमें हम CO2 एमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट्स को काउंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, HDI माइनस प्रेशर ऑन अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। काफी अच्छी बात यह है कि जब PHDI का यूज होता है तो इंडिया का रैंक 8 प्लेसेस ऊपर हो जाता है। इंडिया रैंक जंप अप 8 प्लेसेस व्हेन यूजिंग PHDI, क्योंकि डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट अभी भी क्या है, बहुत कम है। आरबीआई अब ग्रीन जीडीपी और नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग पर काम कर रही है, जो कि एक काफी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। सो ग्रीन जीडीपी, अ मेजर ऑफ जीडीपी दैट सब्सट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द रिसोर्सेज डिप्लीशन, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल जीडीपी होती है उसके अंदर से जो कॉस्ट होता है किसका, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और रिसोर्सेज डिप्लीशन, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑन अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज अभी कम है, तो क्या होता है हमारा HDI का रैंक थोड़ा सा डेवलप्ड नेशन से ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल HDI होता है उसमें हमारा रैंक क्या होता है, PHDI हमारा क्या आता है, हाई आता है इन कंपैरिजन टू HDI, ठीक है। नाउ द मेजरमेंट का जो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट, द केयर इकोनॉमी। जीडीपी सिर्फ पैसे का लेन देन देखता है, ठीक है। जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, सिर्फ पैसे का लेन देन देखता है। घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा जो ज्यादातर महिलाएं करती हैं वो जीडीपी में क्या होती है, जीरो माना जाता है। उसे क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। अगर हम इस ये अनपेड केयर वर्क होता है, अनपेड केयर वर्क, इसको मिनिमम वेज पर भी वैल्यू करें तो ये इंडिया की जीडीपी में बिलियंस ऐड करेगा। ओके, नाउ द लेंस 3, थ्योरेटिकल और ग्लोबल बातें तो काफी हो गई हैं। अगर हम फोकस करते हैं इंडियन रियलिटी पे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी टेक्स्ट बुक केसेस जैसी नहीं है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल एनोमलीज हैं जो समझनी जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता है जॉबलेस ग्रोथ की, ठीक है। जो सबसे बड़ी चिंता क्या है, वो है जॉबलेस ग्रोथ की। इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है लुइस टर्निंग पॉइंट। जब लेबर फार्मिंग से फैक्ट्रीज में शिफ्ट होता है और वेजेस बढ़ती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लुइस टर्निंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, लेबर क्या होता है, फार्मिंग से फैक्ट्रीज में शिफ्ट होता है और क्या होता है, वेजेस बढ़ती हैं। इंडिया ने इसे मिस कर दिया, ठीक है। हमारा लेबर फार्म से निकलकर हाई पेइंग फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि लो पेइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर गिग वर्क में जा रहा है। इसलिए क्या है, जीडीपी इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिर गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, जीडीपी इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, वो गिर गई। अब ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। कि जीडीपी चेंज होने से एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, ठीक है। तो हम वैल्यू तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ऑटोमेशन और कैपिटल इंटेंसिटी की वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज के शेप रिकवरी। पोस्ट पेंडेमिक हमने एक के शेप रिकवरी देखी है। इस के लेटर को विजुअलाइज कीजिए। जो अपर आर्म है, फॉर्मल सेक्टर, बड़ी कंपनीज, टेक फर्म्स, ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ये ग्रो कर रहे हैं। एमएसएमई, इनफॉर्मल वर्कर्स और गरीब तबका ये क्या है, नीचे जा रहा है। रिजल्ट क्या है इसका, जो हेडलाइन जीडीपी वो क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, पर मेजोरिटी लोगों की इनकम कम हो रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, फेल हो रही है। नेक्स्ट वी विल सी अ टेल ऑफ टू मॉडल्स डिकंस्ट्रक्टिंग द केरला वर्सेस गुजरात
जो गुजरात मॉडल है वो किसके ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीआई एंड जीडीपी ग्रोथ। इसका आउटकम क्या होता है? हाई जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल आउटपुट। केरला मॉडल फोकस ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। इसका आउटकम क्या है? हाई लिटरेसी, लो इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, बेटर हेल्थ इंडिसेस। तो इसके लेसन क्या है? गुजरात दिखाता है कि रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए क्या है? ग्रोथ जरूरी है। केरला दिखाता है कि बिना सोशल स्पेंडिंग के ग्रोथ का फायदा सबको नहीं मिलता। सही रास्ता इन दोनों का मिक्सचर है। ओके, द न्यू इकोनॉमिक होराइजन। तो अब सोल्यूशन क्या है? हमारा आखिरी लेंस है द न्यू इकोनॉमिक होराइजन। हमें 21st सेंचुरी के लिए अपने इकोनॉमिक गोल को रीडिफाइन करना होगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं केट रेवर्थ के डोनट इकोनॉमिक्स मॉडल से। तो ये क्या है? डोनट इकोनॉमिक मॉडल। इस इमेज को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं, ठीक है। जो इनर रिंग दैट इज सोशल फाउंडेशन, ये मिनिमम चीजें हैं जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक है, लाइक फूड, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन। हमें इससे नीचे नहीं गिरना, ठीक है, हमें क्या है? इससे नीचे नहीं गिरना, मतलब होल में नहीं जाना हमें। आउटर रिंग को देखिए, इकोलॉजिकल सीलिंग। ये धरती की लिमिट्स हैं, धरती की क्या है? लिमिट्स हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन। हमें इससे बाहर नहीं जाना, अगर बाहर जाएंगे तो ओवरशूट हो जाएगा। ह्यूमैनिटी का गोल ग्रोथ नहीं बल्कि इस डोनट के अंदर रहना होना चाहिए, ठीक है। द सेफ एंड जस्ट स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी इज इनसाइड द डोनट वेयर एवरीवन नीड्स आर मेट विदाउट ओवरशूटिंग आवर प्लेनेट लिमिट्स, ठीक है। टू कंक्लूड वी कैन से जीडीपी सिर्फ एक नंबर है, एक टूल। लेकिन जब हम सिर्फ टूल पर फोकस करते हैं तो हम मकसद भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट क्या होता है? मिसलीडिंग हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था? इनिशियलाइजिंग ग्रोथ मॉडल बाय जगदीश भगवती, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखे? नए मैट्रिक्स देखे, IHDI, PHDI, ठीक है। और इंडिया को के शेप रिकवरी और जॉबलेस ग्रोथ को टैकल करना है। गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं बल्कि डोनट के अंदर रहना है। तो जब आप यूपीएससी में कोई भी आंसर लिखें या फिर प्रीलिम्स के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन सबको आपने याद रखना है, ठीक है। और इन 4 लेंसों का यूज करें ताकि ये क्या हो? आपका आंसर क्या हो? काफी एनरिच्ड लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।